तो आज अपन रिवीजन कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का। एक पूरी वीडियो के अंदर आपको इस पूरे चैप्टर का रिवीजन मिल जाएगा। तो सबसे पहले फेमा है क्या है? फेमा एक एक्ट मैनेज करने के लिए बनाया गया है। किसका मैनेज करना है? फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो एंड आउटफ्लो का। फेमा के अंदर सिटीजनशिप का कोई रोल नहीं है, सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस ही अपन देखते हैं कि फेमा एप्लीकेबल है या नहीं है। पर्सन, उसके बाद अपन ने देखा था इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, एओपी, बीओआई, एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सच पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कंपनी के अंदर कब वो कहलाएगी कि वो कंपनी या फर्म कब कहलाएगी रेसिडेंट इन इंडिया। तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर हुए तो वो कहलाएगी पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर बाहर रजिस्टर्ड है तो वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाएगी। उसके बाद अपन ने देखा था ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी कब कहलाएगी कि पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगी तो उस पर एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है। अगर कोई ऑफिस इंडिया के अंदर है तो उस पर एक्ट अप्लाई होगा, और अगर कोई ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो अपन ये देखेंगे कि उसको ओन एंड कंट्रोल अगर इंडियन रेसिडेंट कर रहा है तो ही एक्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद अपन ने देखा था इंडिविजुअल के लिए कि कब वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो अगर पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, इंडिया के अंदर रुकना है लास्ट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर मोर देन 182 डेज, यानी कि अगर आप मोर देन 182 डेज इंडिया के अंदर रुकते हो तो आप कहलाओगे रेसिडेंट। पर अगर आप 182 डेज से ज़्यादा दिन रुक रहे हो, यानी कि 200 दिन इंडिया के अंदर रुक गए, फिर भी आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाओगे। अगर आप ये इस कंडीशन के अंदर आ रहे हो, अगर आप आउटसाइड इंडिया फॉरेन जा रहे हो फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, बिजनेस के लिए जा रहे हो या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहे हो, तो आप कहलाओगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। या फिर पर्सन केम टू इंडिया अदर देन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड। अब क्या हो रहा है? फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? बाहर से कोई इंडिया आ रहा है, फॉरेन से कोई इंडिया आ रहा है, यूएस से कोई इंडिया आ रहा है, अदर देन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड, इनके अलावा कोई इंडिया आ रहा है, यानी कि विजिट पर्पज़ के लिए आ रहा है, तो वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। और अगर कोई फॉरेनर इंडिया आएगा एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड के लिए तो वो बन जाएगा रेसिडेंट। उसके बाद अपन देखते हैं, ये अपन ने एग्जांपल देखे थे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि फेमा डेट वाइज चलता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि इनकम टैक्स में अपन देखते थे कि रेसिडेंशियल स्टेटस साल भर के लिए सेम रहता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ फेमा के अंदर क्या होता है, 6 महीने के लिए आप पीआरआई भी बन सकते हो, 6 महीने के लिए पीआरओआई भी बन सकते हो। ठीक है। साल भर के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस इज़ नॉट फॉर अ ईयर, इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर डेट। उसके बाद अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे थे जिनका क्लेरिफिकेशन दे रखा है अलग से आरबीआई ने। इफ़ अ पर्सन हैज़ कम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड, यानी कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वो पीआरआई रेसिडेंट बन जाएगा उसी तारीख से। यानी कि अगर वो 1 मई को इंडिया आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वो 1 मई से ही वो रेसिडेंट बन जाएगा। उससे पहले के टाइम पीरियड के लिए वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखा था, अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है फॉरेन पढ़ने के लिए तो वो उसी दिन से, जिस दिन वो जा रहा है डिपार्चर, उसी दिन वो पीआरओआई बन जाएगा। और अगर कोई एयर होस्टेज है एम्प्लॉयड है फॉरेन कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर मोर देन 182 डेज रुक रहा है, फिर भी वो कहलाएगा पीआरओआई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। एयर होस्टेज एम्प्लॉयड होना चाहिए फॉरेन कंट्री के अंदर। डीलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज अपन ने देखा था, कोई भी पर्सन डील नहीं कर सकता या ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता जो ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं। आरबीआई ने बता रखे कौन कौन ऑथोराइज्ड पर्सन है। कोई भी पर्सन पेमेंट नहीं कर सकता फॉरेनर को, या फिर किसी के फॉरेनर के लिए नहीं कर सकता क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन, पेमेंट भी रिसीव नहीं कर सकता और कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर भी नहीं कर सकता जब तक एक्ट अलाउ नहीं करे या फिर आपके पास आरबीआई की परमिशन है। होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आप होल्ड नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज अनलेस एक्ट के अंदर प्रोवाइड बता रखा हो कि आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद देखते उसके बाद अपन ने देखा था करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन कौन से होते हैं? जो कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन नहीं है वो करंट अकाउंट में 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। पहला, पेमेंट आपने करा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि आप को फॉरेन ट्रेड का पेमेंट कर रहे हो तो करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म बैंकिंग, आप कोई
छोटा लोन ले रहे हो जिसका ड्यूरेशन 6 महीने या उससे कम का है तो वो भी करंट अकाउंट में आएगा। आपने पेमेंट कराओ इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव हुआ हो। हाँ, अगर आपने लोन लिया तो वो आएगा कैपिटल अकाउंट में, अगर 6 महीने से ज़्यादा का है। इन्वेस्टमेंट करा कैपिटल में लेकिन उससे इनकम आ रही है वो आएगा करंट अकाउंट में। जो भी जिसका भी इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता है वो होते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसका इम्पैक्ट पीएनएल पे पड़ता है वो होते हैं करंट अकाउंट। अगर आप रेमिटेंस कर रहे हैं, लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन रेसिडिंग अब्रॉड, या फिर उनका फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, मेडिकल केयर कर रहे हैं, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, तो वो भी करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कब कहलाएंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन जो अल्टर कर दें एसेट्स और लाइबिलिटीज। अल्टर का मतलब होता है चेंज, ऐसे ट्रांजेक्शन जो चेंज कर दे। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा था, एक में आपको इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, यानी कि आप ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिससे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंज होगा जब आप आउटसाइड इंडिया जाओगे तो। ठीक है, जैसे कि आप लंदन के अंदर हाउस खरीद रहे हो तो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ चेंज होंगे। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के अंदर इंक्लूड होता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब आपको फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और अब फॉरेनर क्या कर रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहा है जिससे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ चेंज होंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर जब वो इंडिया आएगा तो वो भी होंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखे थे कैटेगरीज ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, फ्रीली परमिसिबल। प्रोहिबिटेड कभी नहीं कर सकते, तो कौन से नहीं कर सकते, चिट फंड नहीं कर सकते, निधि कंपनी में नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते, रियल इस्टेट में नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस नहीं कर सकते, या फिर ट्रेडिंग टीडीआर नहीं कर सकते। टीडीआर अपन ने देखा था राइट फॉर डेवलपमेंट होता है, रेगुलर लेक्चर में अपन ने पूरे देख रखे हैं। फ्रीली परमिसिबल कौन से होते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, यानी कि आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर डेप्रिसिएशन है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। अब ये ऐसे तो ये कैपिटल अकाउंट है, क्यों, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंज आएगा। ठीक है, रेगुलेटेड क्या होते हैं, जिनमें आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अदर ट्रांजेक्शन, फॉर ऑल अदर ट्रांजेक्शन आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। आगे जाके ये अपन अदर ट्रांजेक्शन भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्वेश्चन डिस्कस करे थे यहाँ तक के, तो अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप रेगुलर लेक्चर के देख सकते हैं, अपलोड है यूट्यूब पर। नेक्स्ट आता है कैटेगरीज ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। इस सेम करंट अकाउंट को भी 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन जो आप नहीं कर सकते, कौन से, अगर आपको लॉटरी विनिंग्स की इनकम भेजनी है फॉरेन तो आप नहीं भेज सकते। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, इनके लिए आपको पैसा बाहर भेजना है, नहीं भेज सकते। गैमलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपको पैसा भेजना है तो वो आप नहीं भेज सकते। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स वेयर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज़ नॉट ब्रॉट टू इंडिया, यानी कि आपको कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स का पेमेंट करना है और रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इंडिया नहीं आया था। एंड यूज टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स होली ऑन सब्सिडरीज अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी। ठीक है, जो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट था उसका पैसा वहीं फॉरेन में इन्वेस्ट कर दिया था, इंडिया में नहीं आया, तो इसलिए आप कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स का पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आप एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंडिया लेकर नहीं आए। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, सेम एक्सपोर्ट रेवेन्यू आप इंडिया लेकर नहीं आए, पर आप अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट नोट, यहाँ 2 चीज़ों का अलाव है, टी एंड तंबाकू का, कितना 10% ऑफ इन्वेस्ट वैल्यू जितना अलाव है, बाकी सबका कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स का पेमेंट बैन है, प्रोहिबिट है। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग, किसी कंपनी पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है और वो डिविडेंड का पैसा फॉरेन भेजना चाहती है, एप्लीकेबल नहीं है। कॉल बैक सर्विसेज का पेमेंट करने के लिए, कॉल बैक सर्विसेज क्या होता है ये अपन ने देखा था रेगुलर लेक्चर में, तो आप देख सकते हैं अगर आपको जानना है तो। कॉल बैक सर्विसेज का पेमेंट करना प्रोहिबिट है। नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम के अंदर आपका इंटरेस्ट इनकम है वो आप फॉरेन भेजना चाहते हो, नहीं भेज सकते। अब अपन देखते हैं रेगुलेटेड ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें आपको परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ आपको परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। कल्चर टूर करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। प्राइस मनी या स्पॉन्सरशिप का पैसा भेजना है फॉरेन तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट बॉडीज़ को भेज रहे हो तो चलेगा, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। $1 1 लाख से ज़्यादा हो तभी आपको परमिशन लेना है। एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट को अगर एडवर्टीजमेंट देना है $10,000 से ज़्यादा का
पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप टूरिस्ट के प्रमोशन के लिए कर रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल वेडिंग के लिए कर रहे हो, मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, इसके लिए इंश्योरेंस के लिए आप पैसा भेज रहे हो तो भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अलग अलग मिनिस्ट्री बता रखी है, उसका परमिशन लेना पड़ेगा। वेसल फ्लाइट का भाड़ा भेज रहे हो तो PSU, आपने PSU अगर वेसल फ्लाइट का पैसा बाहर भेजना चाहता है परमिशन लेना पड़ेगा। ओशियन ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपने इंपोर्ट करा, उसका पेमेंट भेजना है, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस का पैसा भेजना है फॉरेन तो परमिशन लेना पड़ेगा। एजेंट्स को पैसा देना है, उन्होंने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को, ठीक है, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बाय TV चैनल्स, तो उसके लिए हायरिंग चार्जेस का आपको पैसा भेजना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। ये सब मिनिस्ट्री आप फुल फॉर्म देख सकते हो। अब अपन ऐसे ट्रांसैक्शन देखेंगे जहाँ आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसमें बात करें कि इंडिविजुअल्स के लिए और अदर देन इंडिविजुअल्स, तो पहला देखते हैं अगर आपको किसी भी कंट्री घूमना है एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान तो आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। गिफ्ट डोनेशन देना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, इमिग्रेशन यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए जा रहे हो तो परमिशन लेना पड़ेगा RBI का। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स के लिए जा रहे हो तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। बिजनेस ट्रैवल, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर बाहर पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर अमाउंट $250,000 पर ईयर है तो, ठीक है, सारे पॉइंट्स को मिलाकर ये लिमिट बता रखी है। अगर आपको इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट या स्टडीज़ अब्रॉड में अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि $250,000 से ज़्यादा का वाकई में खर्चा है तो आप इससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हो बिना RBI के अप्रूवल के। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फॉर अदर देन इंडिविजुअल, जिसमें आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहला, अगर आप डोनेशन दे रहे हो 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, आपके 3 फाइनेंशियल ईयर्स की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है उसका 1% करना है या फिर $50 लाख, दोनों में से ज़्यादा है उससे ज़्यादा का आप डोनेशन दे रहे हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दे रहे हो, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स प्रोमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उसमें दे रहे हो, या फिर जिस धंधे में हमारी कंपनी है उसी धंधे में जो कंपनी है उसके लिए आप पैसा दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, इससे ज़्यादा है तो आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन पर ट्रांसैक्शन टू एजेंट, आप एजेंट को कमीशन दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, उसने इंडिया में फ्लैट्स बिकवाए थे और कमीशन आप कितना दे रहे हो $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर, इससे ज़्यादा दे रहे हो तो आपको RBI का अप्रूवल लगेगा। रेमिटेंस एक्सीडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आप पैसा भेज रहे हो, अगर वो कंसल्टेंसी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है तो $1 करोड़ तक भेज सकते हो बिना RBI के अप्रूवल, इससे ज़्यादा भेजे हो तो अप्रूवल लगेगा। और अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया का पेमेंट कर रहे हो तो $10 लेके लिमिट। नेक्स्ट है अगर आप प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट कर रहे हो तो उसके लिए लिमिट है 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया या फिर $1 लाख, इससे ज़्यादा आपको पैसा भेजना है तो आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फ्रीली परमिसिबल ट्रांसैक्शन और जो बच गए इसके अलावा वो आप फ्रीली कर सकते हो। नोट कुछ बातें थी, इनकम टैक्स में अलग मीनिंग होता था कैपिटल अकाउंट का, और यहाँ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन का अलग मीनिंग है। अपन ने एग्जांपल देखा था रेगुलर क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। रेमिटेंस ऑफ नेट सैलरी अलाउड है, यानी कि आपने जितना कमाया उतना फॉरेन भेज सकते हो कुछ केसेस के अंदर, वो अपन आगे देखेंगे। RFC अकाउंट एंड EFC अकाउंट से आपको पैसा भेजना है, अलाउ है। और RBI एंड CG के पास पावर है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ये अपन आगे देखेंगे, सिर्फ अपन पॉइंट्स देख रहे हैं। अगर आपके पास पंजाब के अंदर कोई मकान है और अगर आप बाद में कनाडा शिफ्ट हो गए तो क्या आप उसको होल्ड कर सकते हो? कर सकते हो। यही है 5th पॉइंट। नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ को आप पैसा नहीं भेज सकते, ठीक है। ट्रांजैक्शन विद सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ कोरिया, ये अपन देखेंगे। रिपार्टिशन, यानी कि आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया थी और अब आप उसका पैसा फॉरेन भेज सकते हो क्या, ये अपन आगे देखेंगे। तो रेमिटेंस जितना कमाए उतना फॉरेन भेजना है, कब अलाउ है?
जब आप सिटीज़न हो फॉरेन स्टेट के अदर देन पाकिस्तान, या फिर आप सिटीज़न हो इंडिया के, ठीक है। और अगर आप फॉरेन कंपनी गए थे डेपुटेशन के लिए, ठीक है, फॉरेन कंपनी में जॉब करते हो पर आप डेपुटेशन के लिए इंडिया है, तो ड्यूरेशन कितना, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आप आने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए, तब आप कर सकते हो, जितना कमाया उतना फॉरेन भेज सकते हो। अगर आप रेमिटेंस कर रहे हो RFC अकाउंट से पैसा फॉरेन भेज रहे हो तो कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप EFC अकाउंट से पैसा भेज रहे हो तो 3 केसेस में नहीं भेज सकते, बाकी सारे ट्रांजैक्शन आप बिना अप्रूवल के कर सकते हो। पहला है P&I क्लब कमीशन, वही सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स इंडिया के, या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस वाले। नेक्स्ट अपन ने देखा था $2 2,50,000 की लिमिट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हर एक जने को मिलती है, ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, कोई फार्म कंपनी को नहीं मिलती। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की पावर है RBI के पास, नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की पावर है CG के पास। फिर अपन ने देखा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में अपन ने बोला था ऑल अदर ट्रांजैक्शन ऑफ, अपन ने देखा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर रेगुलेटेड में अदर ट्रांजैक्शन RBI अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। तो कौन कौन से अदर ट्रांजैक्शन है वो बता रखे हैं, PRI के बारे में बता रखे हैं, जो ऐसे ट्रांजैक्शन जो आप RBI का अप्रूवल लेके कर सकते हो, दोनों के हिसाब से बता रखे हैं, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए बता सकते हैं, बता रखे हैं कि कौन कौन से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहला फॉरेन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी गारंटी दे सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं करेंसी, लोन ले सकते हैं, लोन दे भी सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं, कैपिटल एसेट्स का फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील कर सकते हैं। अब नॉन रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर किसी भी सिक्योरिटी में, किसी भी कैपिटल फॉर्म को कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया गारंटी दे सकता है, डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन कर सकता है, रेमिटेंस कर सकता है, कैपिटल एसेट्स का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में डील कर सकता है। अब प्रोहिबिटेड में, ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। रियल एस्टेट बिजनेस में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं, अपन ने देखा था प्रोहिबिटेड में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के प्रोहिबिटेड में कि रियल एस्टेट बिजनेस अलाउ नहीं है, पर उसके अंदर क्या चीज़ अलाउ है, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स अलाउ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमाइसेस अलाउ है, रोड्स एंड ब्रिजेस का डेवलपमेंट करना अलाउ है। अगर आप नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ में पैसा भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा, भले ही आप $2,50,000 की आपके पास लिमिट है, वो आपको लिमिट नहीं मिलेगी। और आप कोरिया के रेसिडेंट के साथ आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है। तो ऑथोराइज्ड पर्सन क्या करता है, RBI किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करे, RBI उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा, उसको वो डायरेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर वो डायरेक्शन फॉलो नहीं करता तो RBI इंस्पेक्शन भी करवा सकता है। अगर वो RBI की डायरेक्शन फॉलो नहीं करता तो उसको 10,000 की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है अप टू, या फिर कंटिन्यूस अगर वो मिस्टेक कर रहा है तो 2,000 पर डे की डायरेक्ट पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था अगर आप किसी कॉन्ट्रावेंशन करते हो, रूल तोड़ते हो किसी भी फेमा के रूल का, तो अप टू 3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व है इतनी आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और अगर पता नहीं कि कितना सम इन्वॉल्व है तो अप टू 2 लाख तक की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। अगर आप कंटिन्यू ऑफेंस करते हो तो आपको 5,000 पर डे की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। अगर आप पेनल्टी नहीं भर सकते तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है, विद इन 90 डेज अगर आपने पेनल्टी नहीं भरी तो। अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो 3 साल तक की होगी, अदर केस में आपको 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। उसके बाद अगर अपन ने देखा था रिपार्टीशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, अगर आपको इंडिया में आपने ज़मीन बेची और उसका पैसा आपको फॉरेन भेजना है तो आप कर सकते हो क्या, तो ये अपन ने डिस्कस करा था। उसके लिए आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए या फिर इंडियन ओरिजिन होना पड़ेगा, इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, आप एग्रीकल्चर लैंड का पैसा फॉरेन नहीं भेज सकते, या फिर कोई प्लांटेशन प्रॉपर्टी, आप ये सारी कंडीशन फॉलो करोगे तब जाके रिपार्टीशन अलाउ होगा। अमाउंट कितना होगा,
अमाउंट या तो आप जितना इंडिया लेकर आए थे, ठीक है, अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन जितने में आपने खरीदी थी, या फिर फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट। बाद में अगर डॉलर का रेट बढ़ गया, पहले आप 70 था अब 80 हो गया, तो इतना पैसा आप ले जा सकते हो। मैक्सिमम 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का आप पैसा फॉरेन दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। एनी मनी विच यू आर अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज हैज़ टू रिपाट्रिएट टू इंडिया, यानी कि अगर आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लाते हो तो आपको आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर आप फॉरेन से डॉलर ला रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस डॉलर के बदले ऑथोराइज डीलर से रुपीस ले लो, ठीक है। रिपाट्रिएशन मीन्स आप कन्वर्ट करा सकते हो, अपने अकाउंट में रख सकते हो, या फिर आपका कोई डेप्ट है फॉरेन करेंसी में तो उसका पेमेंट कर सकते हो। एक्सेप्शन, आप अपने पास फॉरेन करेंसी रख सकते हो जितना आरबीआई बताएगा, अकाउंट के अंदर रख सकते हो जितना आरबीआई बताएगा। और अगर आपके पास 8 जुलाई 1947 से पहले कोई फॉरेन एक्सचेंज है तो उसके लिए आपका आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। गिफ्ट और इनहेरिटेंस के थ्रू मिला है तो भी जितना आरबीआई बताएगा उतना इतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ लिमिट नहीं बता रखी, ठीक है। अब क्या है, अब अगर आप कोई आप एक और पेनल्टी अपनी रह गई थी, ठीक है। अगर आप कोई फॉरेन एक्सचेंज या फिर रिमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया ये कोई छुपाते हो और बाद में आप तो अभी सोच रहे हो कि किसी ने नहीं देखा, पर बाद में पता चलता है, ठीक है, तो आपको इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकता है 5 ईयर्स विद पेनल्टी, ठीक है। विद इन 180 डेज ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड, यानी कि आप सोच रहे हो आपको जेल नहीं जाना, आप सिर्फ पेनल्टी भरना चाहते हो, बाद में आपको रियलाइज़ हो गया कि पेनल्टी भर देनी चाहिए थी, फिर आपको जेल भी हो गई, तो आप बोल सकते हो कि आपको जेल नहीं जाना, तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो विद इन 180 डेज आपका ऑफेंस कंपाउंड हो जाएगा, अगर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट प्लस आरबीआई ने अगर चाहा तो एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पहले आपको अगर आप पेनल्टी का पेमेंट नहीं करते 90 डेज़ तो फिर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा होगा नोटिस के अंदर कि वो बोलेंगे आपने ये पेनल्टी क्यों नहीं भरी, फिर वारंट इशू होगा, उसके विद इन 24 आवर्स आपको अरेस्ट कर लेंगे वो लोग, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट अचीव करता है तो कर्ता लायबल होगा, अगर पेंडिंग इंक्वायरी रहती है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है आपका केस चलने में, तो कस्टडी भी हो सकती है, आपकी कस्टडी में रख सकते हैं या फिर रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इस दौरान भी अगर आपने पेमेंट कर दिया जो भी ड्यू था तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। पहले अगर आपने पेमेंट नहीं करा होगा तो लास्ट में वो 15 दिन रखेंगे कि आप पेनल्टी भर दो, अभी भी आप नहीं भरते हो पेनल्टी तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। उसके बाद अपन ने देखा था ये चार्ट से अपन ने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद अपन ने टाइम पीरियड देखा था, एडजुडिकेशन एंड अपील। पेनल्टी आपको विद इन 90 डेज़ के अंदर भरना है, ठीक है। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते, सिर्फ पेनल्टी भरना चाहते हो या फिर ज़्यादा भरनी पड़ेगी तो आप विद इन 180 डेज़ एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को। कंप्लेंट्स टू बी डील्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 1 ईयर, अपील टू स्पेशल डायरेक्टर। अगर आप इसके फैसले से कुछ नहीं हो तो आप जाओगे स्पेशल डायरेक्टर या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनके फैसले से भी कुछ नहीं होता आप हाई कोर्ट जा सकते हो। विद इन ये टाइम पीरियड बता रखा है, आप रीड कर सकते हो। उसके बाद अपन ने देखा था नेक्स्ट टॉपिक, आप इसको यूँ समझ सकते हो, अगर आपने किसी प्रोविज़न का वायलेट करा फैम एक्ट के तो आप जाओगे, कंप्लेन जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, वहाँ से फैसला आएगा, ठीक है। फिर आप जा सकते हो या तो स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर उसका जो फैसला आएगा, फिर अगर आप इसके फैसले से कुछ नहीं होता आप हाई कोर्ट तक जा सकते हो। उसके बाद देखा था अगर किसी पर्सन की स्पीच में डेथ और इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल रहेगा। अगर उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट का फैसला आ गया था उसके बाद उसका डेथ और इंसॉल्वेंसी हुआ है तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इम्प्रिजनमेंट उसको नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन ने डिस्कस करा था इंपोर्ट के लिए अपन ने देखा था टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इम्पोर्ट पेमेंट्स। अगर आप नॉर्मल इंपोर्ट करते हो, सामान मंगवाते हो
तो आपके पास 6 महीने का पीरियड है, आप इसमें पेमेंट कर देना। और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स, किसी भी इंटरेस्ट का आप 3 साल तक का ही भर सकते हो, इससे ज़्यादा का आपको फिर फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। अगर आप कोई सामान डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स पे करते हो, यानी कि एग्रीमेंट में करते हो, तो आपके पास 5 साल का टाइम पीरियड है। आपको उस पीरियड में इंपोर्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या होता है, बेसिकली आपने सामान मंगवाया होगा, फिर आपको उसका पेमेंट करना है, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू ही करोगे। तो यहाँ आपको बता रखा है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम बता रखा है, ठीक है। एक बार में आपको 6 महीने का ही टाइम एक्सटेंड होगा, मैक्सिमम 3 साल तक ये 6 महीने करके हो सकता है, और इससे ज़्यादा का भी टाइम पीरियड चाहिए। इफ़ एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर, टोटल आउटस्टैंडिंग नॉट एक्सीड $1 मिलियन। तो अगर आपको एक्सटेंशन 1 साल से ज़्यादा होता है तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट $1 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर 10% ऑफ एवरेज इम्पोर्ट ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स विच एवर इज़ लेस। क्या आप इंपोर्ट कर सकते हो क्या फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का, यानी कि अ पर्सन में सेंड इन टू इंडिया विदाउट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज अदर देन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, यानी कि आप बैंक अकाउंट के थ्रू कितना भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर ला सकते हो। इसके बाद अपन ने देखा था, अगर आप खुद लाते हो फॉरेन एक्सचेंज को तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन नॉट नेसेसरी वेयर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या ये रहा, ठीक है। डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज जाते हो नॉट एक्सीड $10,000 और इक्विवेलेंट, यानी कि इससे कम का आप फॉरेन एक्सचेंज जाते हो तो उसके लिए आपको नहीं परमिशन नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप जितना भी पैसा इंडिया लाओगे वो आपको कस्टम अथॉरिटीज़ को बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फॉरेन करेंसी नोट्स के लिए इंडिविजुअल लिमिट है $5,000। इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी, अगर एनी PRI गोन आउट ऑफ इंडिया ऑन टेम्परेरी विजिट, अगर कोई भी PRI आप फॉरेन घूमने जाते हो विजिट के लिए, तो आप इंडिया वापस कितना पैसा ला सकते हो, 25,000 से ज़्यादा नहीं ला सकते, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान कंट्रीज़। फिर उसके बाद अपन ने देखा था इशू ऑफ गारंटी, आप पढ़ सकते हो। अ पर्सन में ब्रिंग इन टू इंडिया फ्रॉम नेपाल एंड भूटान इन डिनोमिनेटर्स अप टू ₹100, यानी कि आप नेपाल एंड भूटान से 100 रुपये से ज़्यादा के नोट्स नहीं ला सकते, पर कितने भी अमाउंट के ला सकते हो, यानी कि 100 के 10,000 नोट्स लिया हो ऐसा चलेगा, पर ऐसा नहीं कि आप इस 100 से बड़ा नोट नहीं ला सकते। फिर अपन ने डिस्कस करा था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 9 क्वेश्चन अपन ने देखे थे। एक्सपोर्ट्स के आप क्या मतलब, शुरू करते हैं पहले। एक्सपोर्ट में क्या है, आप एक पर्सन हो, आप चाहते हो कि अपना सामान फॉरेन भेजना चाहते हो, और फिर वहाँ से आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाओगे, तो क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कोई भी सामान का एक्सपोर्ट करना चाहते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो आपको कस्टम अथॉरिटी को एक पेपर देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अथॉरिटी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एक्सपोर्ट वैल्यू का। वो अथॉरिटी क्या करेगी, एक पेपर तो RBI को भेज देगी, एक पेपर आपको दे देगी, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखना है एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब होता है। एक्सपोर्ट वैल्यू इधर पता नहीं है तो कौन सा आप डिक्लेरेशन में क्या दोगे, अथॉरिटी कौन है जिसको आपको डिक्लेरेशन भरना है। अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होगा, RBI आपको कैसे जानते हैं क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये करना, टाइम लिमिट है क्या जिसके अंदर एक्सपोर्ट वैल्यू जो आपको सेल करके आपने यहाँ से कोई सामान फॉरेन भेजा, फिर सामान फॉरेन के अंदर बिका होगा, वहाँ आपको पैसे मिले होंगे, तो अब वो पैसा आप इंडिया कितने टाइम पीरियड के अंदर लाओगे, और RBI कुछ कर सकते हैं क्या इसके अंदर। और टू एक्सपोर्ट गुड्स आउटसाइड इंडिया डू वी नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, यानी कि प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या। तो एक्सपोर्ट का अपन ने मतलब देखा था, आप किसी भी वे में कर सकते हो, लीज हायर परचेस होगा तो भी वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। अगर एक्सपोर्ट वैल्यू नहीं पता तो जितने में आप सामान बेचोगे वो वैल्यू डिक्लेरेशन में देनी पड़ेगी। अथॉरिटी कौन है, गुड्स के केस में कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है, सॉफ्टवेयर के केस में मिनिस्ट्री ऑफ IT है। अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो आपसे डेस्टिनेशन वही कागज़ एविडेंस मांग सकती है,
आरबीआई आपको इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड से पहचानता है। अब क्या आपको प्रायर अप्रूवल हर केस में लेना पड़ेगा? जनरली नो, सिर्फ आप डिक्लेरेशन फाइल कर दो। बट इन फॉलोइंग केसेस प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट के बीच में आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट, एग्जिम बैंक ने क्या करा, फॉरेन बैंक को एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया और वो बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है एक्सपोर्ट में, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अब आरबीआई की एक्सपोर्ट के लिए। क्या ये मैंडेटरी है क्या डिक्लेरेशन देना? यस, पर इन केस के अंदर डिक्लेरेशन देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सैंपल्स, ट्रेड सैंपल्स भेज रहे हो, पर्सनल इफेक्ट, अपना सामान ले जा रहे हो, ठीक है, शिप का सामान, गिफ्ट वैल्यू नॉट मोर देन 5 लाख, छोटा मोटा गिफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आप बिना अप्रूवल के भी भेज सकते हो। एयरक्राफ्ट इंजन्स जो रिपेयर के लिए जा रहे हैं इंडिया से बाहर, जो वापस इंडिया आ जाएंगे 6 महीने के अंदर, और कोई आप गुड्स भेज रहे हो, रिटर्न कर रहे हो इम्पोर्टेड गुड्स, जो गुड्स इंडिया आए थे और वो डिफेक्टिव आए, फिर वो वापस रिप्लेसमेंट होगा, लोन बेसिस पर है, ठीक है, इतना रिलेवेंट नहीं है। ऐसे गुड्स जो टेस्टिंग पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, वो वापस इंडिया आएंगे, इसलिए उनको अलाउ कर रखा है कि वो बिना डिक्लेरेशन के भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, वारंटी में गुड्स है उसका लिए, ठीक है, इतना रिलेवेंट नहीं है। अब टाइम लिमिट क्या है जिसके अंदर पेमेंट इंडिया आ जाना चाहिए? तो गुड्स आप बेच रहे हो तो 9 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। वेयर हाउस के अंदर बेच रहे हो आउटसाइड इंडिया तो 15 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। और अगर एसईजेड यूनिट्स कर रही है एक्सपोर्ट तो 9 मंथ्स के अंदर आ जाना चाहिए पेमेंट इंडिया। आरबीआई कुछ कर सकता है कि अगर आरबीआई को लगता है कि ये जना फॉरेन के अंदर माल तो बेचेगा पर माल बेच के फॉरेन के अंदर ही रखेगा, इंडिया नहीं लाएगा, तो आरबीआई कंडीशन इम्पोज कर सकती है एक्सपोर्टर पे, वो अब लेटर ऑफ क्रेडिट ले सकती है। और अगर बायर ने एडवांस पेमेंट कर दिया, यानी कि किसी फॉरेनर ने एडवांस पेमेंट आपको पहले ही कर दिया गुड्स के लिए, तो आप विद इन 1 ईयर आपको भेजना पड़ेगा उसका सामान। अगर एग्रीमेंट में तो आप 1 साल बाद भी भेज सकते हो, और आपने उसका सामान नहीं भेजा तो बाद में आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है, तो वो लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1%, और जो लाइबर है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट अलाउ है क्या? अगर एग्जाम बैंक अलाउ कर देता है आपके प्रपोजल को तो आप कर सकते हो। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या फिर डेफर्ड टर्म्स, धीरे धीरे आप सामान बेचोगे। द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सबमिट एक्सपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू एडी विद इन 21 डेज, यानी कि आपने इधर सामान भेजा था ना, ये एक पेपर अथॉरिटी ने आपको दे दिया, अब ये पेपर आपको विद इन 21 डेज ऑथराइज डीलर को देना है। ऑथराइज डीलर क्या करता है? वो आपका पैसा कन्वर्ट करता है, ठीक है, आप यूएस डॉलर टू रुपीज़, रुपीज़ टू डॉलर, ये कन्वर्ट करने का काम ऑथराइज डीलर का होता है। उसके बाद अपन ने देखा था ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपन फॉरेन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना कर सकते हैं? इंडियन एंटिटी कर सकती है 400% ऑफ नेटवर्थ, जितना नेटवर्थ के अंदर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स आता है, ठीक है, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि फाइनेंशियल कमिटमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब इन्वेस्ट कर दिया अपन ने फॉरेन के अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। परफॉर्मेंस गारंटी भी, परफॉर्मेंस गारंटी का अपन 50% ही लेते हैं जब भी अपन फाइनेंशियल कमिटमेंट निकालते हैं। तो अभी जैसे कैसे हुआ एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑटोमेटिक रूट में आपको आरबीआई का परमिशन नहीं लेना होता है। तो जैसे ये नेटवर्थ है, सपोज करो 250 करोड़ क्वेश्चन में गिवन है, और ऐसे करके ये अपन ने जितना इन्वेस्ट करा उसका टोटल अमाउंट निकाल लिया। परफॉर्मेंस गारंटी का 50% लेंगे, बाकी सबका 100%, तो टोटल हो गया अपन का 850 हो गया। अपना नेटवर्थ कितना था? 250 का 400%, यानी कि 1000 करोड़ जितना अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपन ने कितना इन्वेस्ट करा? 850 चलेगा। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप $1 बिलियन से ज़्यादा का फाइनेंशियल कमिटमेंट, यानी कि $1 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर भले ही वो आपकी 400% की लिमिट में हो। ड्यूरिंग द ईयर अगर वो आपको परफॉर्मेंस गारंटी का 100% पे करना पड़ गया
तो फिर वो जितने एग्जैक्ट अमाउंट होगा उसका उसी समय आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो $2,50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी ये सब कंपनी के लिए था, ठीक है। वो लिमिट 400% वो सब कंपनी के लिए लिमिट थी। प्रोहिबिशन, ठीक है। इंडियन पार्टी कहाँ कहाँ फॉरेन के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती, रियल इस्टेट और बैंकिंग बिजनेस के अंदर नहीं कर सकती जब तक आरबीआई का अप्रूवल नहीं हो। उसके बाद अपन ने देखा था एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। आप क्या कर रहे हैं, वी बोरो, हमें पैसा चाहिए आउटसाइड इंडिया से, तो कम से कम आपको मिनिमम 3 ईयर्स के लिए तो पैसा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 1 ईयर के लिए मिनिमम पीरियड के लिए पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा के लिए ले सकते हैं, कम के लिए नहीं ले सकते। ये टाइम पीरियड आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कोई समझाने जैसा है नहीं, या एक बार आप रीड कर सकते हो। और वी बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यानी कि अपन को पैसा चाहिए, ठीक है। तो जो देने वाला होगा फॉरेन के अंदर वो होगा रिकॉग्नाइज नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़, और जो अपन ले रहे हैं पैसा वो अपन कहलेंगे एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज़। तो देने वाला लेंडर कौन हो सकता है, रेसिडेंट होना चाहिए, एफएटीएफ या फिर आईओएसको कंप्लाइंट कंट्री, यानी कि आतंकवाद कंट्री का नहीं होना चाहिए रेसिडेंट, ठीक है। देने वाला आपको पैसा फॉरेन ब्रांच भी हो सकती है, सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर उसने फॉरेन इक्विटी होल्डर्स है, यानी कि उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है किसी भी थ्रू बॉन्ड्स डिवेंचर्स। और आप कौन हो सकते हो, एलिजिबल वी बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। आपको पैसा चाहिए ना, तो आप या तो आपको एफटीआई ने अलाउ कराए, या फिर आप एसईजेड यूनिट्स हो, एग्जिम बैंक हो, या फिर आप रजिस्टर्ड एंटिटीज हो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ की, तो ही आप पैसा ले सकते हो। बोरिंग कमर्शियल पर्पज़ के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसा लो, ठीक है। आप बोरिंग इंडियन पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते। रियल इस्टेट फॉरेन से आप पैसा ले रहे हो, ठीक है, फिर आप इन्वेस्ट वहाँ नहीं कर सकते, रियल इस्टेट में नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर नहीं खरीद सकते, वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन और ऑन लैंडिंग टू एंटिटीज़, एक्सेप्ट आप मिनिमम पीरियड जो अपन ने पहले देखा था उसको आप फॉलो कर रहे हो। अदर कोस्ट, यानी कि अगर आपने पैसा लिया और आप उसको चुका नहीं पा रहे, आप पे इंटरेस्ट लगता है, तो आप पर एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट प्लस 2%, इससे ज़्यादा आपको पे करना अलाउ नहीं है। उसके बाद अपन ने देखा था हेजिंग प्रोविज़न। अगर आप बोरो कर रहे हो फॉरेन करेंसी से तो आपको हेज करना पड़ेगा 70%, ठीक है। ये अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने रेगुलर क्लास में देखा था, ठीक है। अगर आपको समझ में है तो आप वो लेक्चर देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी रेशो कैन नॉट एक्सीड 7:1, यानी कि ऐसा नहीं, अपन ने देखा था ना, इंडिविजुअल जो पैसा आपको दे रहा है वो फॉरेन इक्विटी होल्डर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने आपकी कंपनी में से 1,000 रुपये के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए और फिर आपको लोन दे रहा है 1 करोड़ का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रेशो मेंटेन होना चाहिए 7:1, ठीक है। यानी कि आपने उसने 1 करोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कंपनी में खरीद रखे हैं, तो वो मैक्सिमम लोन दे सकते हैं 7 करोड़। कितना बोरो कर सकते हैं, $750 मिलियन, ठीक है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी कितना बोरो कर सकती है, $10 बिलियन या फिर इक्विवेलेंट। स्टार्टअप्स के लिए कितना अमाउंट है, $3 मिलियन। 3 साल के लिए कम से कम बोरो करना रहेगा। फॉरेन ब्रांच या फिर सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, इनसे आप पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। और यहाँ रेशो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये अपना रिवीजन कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट और लिख रखा है, रेशो नॉट एप्लीकेबल इफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल ईसीबीज अप टू $5 मिलियन, यानी कि रेशो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट $5 मिलियन तक, छोटा मोटा अमाउंट है तो उसके लिए ये रेशो मेंटेन नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा अमाउंट है तो ये रेशो मेंटेन होगा। तो ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको रेगुलर लेक्चर में डिटेल में जानना है तो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हो सिर्फ रिवीजन वीडियो तो दिक्कत हो सकती है। रेगुलर लेक्चर अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये सिर्फ एक बार आपके रिवीजन के पर्पज़ के लिए था। तो ये अपना कंप्लीट होता है, हर एक टॉपिक अपन ने कंप्लीट करा।